गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अनलॉफुल अग्रीमेंट्स। ये आपके सेक्शंस 23 और 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। बेसिकली ये कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं जो अनलॉफुल होते हैं, जिनमें कंसिडरेशन जो लेना देना होता है या ऑब्जेक्ट्स के जिसके लिए जो कहते हैं ना कि हमारा एक कोई पर्पस था वो पूरा करने के लिए, ठीक है, वो आपके अनलॉफुल होते हैं। तो वो अनलॉफुल अगर कंप्लीट होंगे तो भी आपका अग्रीमेंट वॉइड होगा, अगर वो इन पार्ट होगा तब भी आपका अग्रीमेंट वॉइड होगा। ठीक है, अब बेसिकली ने ये भी कह सकते हैं कि ये लिमिटेशंस हैं ऑन फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हम कहेंगे ना कि मेरा जैसा मर्जी चाहूँ वैसा कॉन्ट्रैक्ट बना लूँ। नहीं, आपके लॉ ने कुछ आपके ऊपर लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि इस तरह के अग्रीमेंट्स आपके एनफोर्सेबल नहीं होंगे। एनफोर्सेबल का मतलब कि आप कर तो लोगे लेकिन आप उसके ब्रीच होने पर कोर्ट में नहीं जा सकते। अब जैसे कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों जाएंगे और चोरी करेंगे और चोरी का माल दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब चोरी का माल किया और मेरा दोस्त जो एक्स है वो चोरी का माल अपने घर ले गया और उसके बाद उसने मुझसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया क्योंकि बहुत सारा हमें मिल गया था, डायमंड सेट, ज्वेलरी एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या मैं उस चोरी के माल को, चोरी के सामान को लेने के लिए कि उसने अपना प्रॉमिस ब्रीच किया, मैं कोर्ट में केस कर सकती हूँ? चलो, केस करने में तो कुछ नहीं जाता, केस तो आप किसी भी बात पे कर सकते हैं, लेकिन क्या कोर्ट मुझे वो चोरी के माल की रिकवरी करवाने में मदद करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो अग्रीमेंट्स अपने आप में वॉइड होते हैं। ठीक है, वो अनलॉफुल होते हैं, तो वहाँ पर मैं उस चोरी के माल की रिकवरी नहीं करा सकती। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, अब करप्शन से लिया हुआ पैसा है, अब वो जो पैसा है हम उसकी रिकवरी करा ही नहीं सकते। कोई चोर अगर लेके भाग गया तो भाग गया, हम कहाँ से बताएंगे? तो ये आपके अनलॉफुल अग्रीमेंट्स हैं सेक्शंस 23 एंड 24 में। फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ एसेंशियल दैट द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें वैलिड कराना है तो सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि जो लेना देना हो रहा है वो भी लॉफुल हो और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल हो। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन में इन सम केसेस बी द सेम थिंग बट मे ऑल्सो भी डिफरेंट। कभी कभी वो चीज़ें सेम ही लगती हैं कि ऑब्जेक्ट, वही पैसा भी हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है अचीव करना। तो वहाँ पर ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कुछ केसेस में लगेगा कि सेम ही है और कहीं कहीं पे वो डिफरेंट भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मनी इज बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ द मैरिज ऑफ अ माइनर। बच्चे की शादी करने के लिए पैसा उधारी लिया। द कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज द लोन। अब यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? लोन है, और ऑब्जेक्ट आपका है मैरिज। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये दिखा रहा है कि दो चीज़ें, दोनों आपका कंसिडरेशन भी और आपका ऑब्जेक्ट भी अलग अलग है। कंसिडरेशन हमारा हो गया लोन, कि हमने पैसा उधारी उठाया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि मैरिज के लिए उठाया। ठीक है, अब हम आते हैं अनलॉफुल अग्रीमेंट्स पे, सेक्शन 23 पे। अब सेक्शन 23 में इसने कुछ पार्ट्स दे रखे हैं जिसमें ये डिफाइन करता है कि ये अगर होते हैं, जैसे कि इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज़ ऑफ सच नेचर दैट इफ़ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। हम एक एक के अलग अलग से एग्जाम्पल देखेंगे। वो अपने आप में फ्रॉड्यूलेंट है, या किसी को इंजरी कर सकता है, या वो इमोरल है, या वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर किसी भी अग्रीमेंट में आपका कोई भी कंडीशन, कोई भी पॉइंट कानून ने फॉरबिड कर रखा है, उस पर रोक लगा रखी है, अगर वो हम कर लेते हैं तो कानून में जो लिखा हुआ है उसकी वो इंसल्ट करता है, या वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहा है किसी के साथ, किसी को नुकसान पहुंचाएगा, या हमारे मॉरल्स के अगेंस्ट है, हमारा कॉन्साइंस या हमारा मन नहीं मानता, पब्लिक पॉलिसी लोगों के हित में नहीं है, वहाँ पर इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेट टू बी अनलॉफुल। तो इन सारे केसेस में हम ये बोलेंगे कि आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट आपका अनलॉफुल है। एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। तो ऐसे में अगर कहीं पर भी आपका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल आ जाता है तो वो अग्रीमेंट्स आपके वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज लॉफुल। वैसे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट एक अग्रीमेंट का लॉफुल है अनलेस, यहाँ पर ये आपके पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, 6 पॉइंट्स बना सकते हैं। फॉरबिडन बाय लॉ 1,
डिफीट द प्रोविजंस, थर्ड फ्रॉडुलेंट, इंजरी, इमोरल एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉरबिडन बाय लॉ, सेल ऑफ लिकर विदाउट लाइसेंस। अब यहाँ पर बिना लाइसेंस के आप लिकर नहीं बेच सकते। अगर आप वो बेच रहे हो तो दैट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, ए अग्री टू पे ₹5 लाख टू बी प्रोवाइडेड बी कमिट्स द मर्डर ऑफ सी। अब यहाँ पर किसी का मर्डर करना आपके लॉ में अलाउड है? नहीं अलाउड है। तो मर्डर फॉरबिडन बाय लॉ है। अगर आप किसी के साथ, वही ना, हम जैसे किसी को सुपारी दे रहे हैं कि आप किसी का मर्डर करना है, तो वो बंदा जाके मर्डर कराता है। अब आपने उसे पेमेंट करनी थी, अब आप पेमेंट नहीं करते हो। ठीक है, तो क्या वो आपके अगेंस्ट केस कर सकता है कि भैया मेरे साथ इसका एग्रीमेंट हुआ था कि ये अगर मैं मर्डर करता हूँ तो ये मुझे पैसे देगा, तो ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, इसकी रिकवरी कराओ? नहीं कर सकते। तो दैट एग्रीमेंट इज़ वॉइड। ठीक है, क्योंकि वो एक्ट आपका फॉरबिडन बाय लॉ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, कि जो हमारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, जो हमारा लॉ में कानून लिखा हुआ है, उसकी एक तरह से इंसल्ट कर रहे हैं, उसको ना इग्नोर कर रहे हैं। एक्सेप्टिंग अ सन इन अडॉप्शन इन कंसिडरेशन, बच्चे को अडॉप्ट करना पैसे के बदले। ठीक है, होता है ना कि बच्चे को अडॉप्ट करना और उसके बदले अगर आप किसी को पैसे देते हो, वो हमारे लॉ में मान्य नहीं है। ठीक है, अब क्या किया आपने, प्रोविजंस को बीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रोविजंस की मान ही नहीं रहे हो, उनकी इंसल्ट कर रहे हो। बच्चा अडॉप्ट करना इज़ वैलिड, लेकिन मनी के बदले लेना इज़ अनलॉफुल। आप सिर्फ अडॉप्ट कर सकते हो इन गुड फेथ। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बिटवीन ए एंड बी ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट आफ्टर मैरिज मिस्टर ए कैन मैरी अनदर गर्ल। अब दो लोगों ने शादी करी और शादी करके वो क्या बोलते हैं कि मिस्टर ए जो है वो किसी और से भी शादी कर सकता है। सच अ प्रोविजन विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ फैमिली लॉ। अब हमारे प्रोविजंस में क्या है कि फैमिली लॉ में कि भाई मोनोगैमी होएगी। मोनोगैमी मतलब सिंगल मैरिज अलाउड है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिख देते हैं कि वो किसी और से शादी कर सकता है, इसका मतलब उसने फैमिली लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर दिया, और जो वो डिफीट किया वो वहाँ पर आपका वॉइड आ जाता है। फिर आपका आता है फ्रॉडुलेंट पर्पसेस। फ्रॉडुलेंट पर्पसेस कैसे होगा? ए बीइंग एन एजेंट फॉर अ लैंडेड प्रोप्राइटर agrees for money without the knowledge of his principal to obtain lease for land belonging to his principal. The agreement between A and B is void as it implies a fraud by concealment. अब A जो है एजेंट है, ठीक है, उसने पैसे के बदले अपने मालिक को बिना बताए ये सोचा कि कोई ना कोई मैं लीज ले आता हूँ B पर्सन के साथ। तो यहाँ पर उसने कंसीलमेंट करी है। कंसीलमेंट क्या? कुछ छुपाया है, अपने मालिक से छुपाया है। तो मालिक से छुपाया है तो फ्रॉड करने की कोशिश करी। तो जैसे ही फ्रॉड करने की कोशिश करी, वहाँ पर उस अग्रीमेंट को हम कहेंगे वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इंजूरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी, टू असॉल्ट और बीट अ पर्सन। ठीक है, ए प्रोमिसेस टू पे बी ₹5 लाख टू बी प्रोवाइडेड बी बीट सी। मैंने उसे बोला कि भैया तुझे जाके ना सी को बहुत मारना है, अगर तू उसे मार पाता है तो मैं तुझे पैसे दूंगा। एज दिस अग्रीमेंट इन्वॉल्व्स इंजरी टू सी हैंस इट इज़ अनलॉफुल एंड वॉइड। और ये जो अग्रीमेंट है ये इंजूरियस था। ठीक है, सी को मार पड़ती, ठीक है, उसको नुकसान होता, इस वजह से इट इज़ अनलॉफुल एंड वॉइड। फिर आपका आता है इमोरल। ए प्रोमिसेस टू मैरी अ मैरिड वुमन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड और आफ्टर शी ऑब्टेन्स अ डिवोर्स फ्रॉम हिज इज़ इमोरल। ठीक है, एक बंदे ने एक औरत के साथ अग्रीमेंट किया जब वो शादीशुदा थी कि तेरे हस्बैंड की डेथ के बाद या अगर तुम उसे डिवोर्स ले लेती हो तो मैं तुमसे शादी करूँगा, तो दैट इज़ इमोरल। मॉरली हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि एक औरत इज़ वन मैन वुमन और मैन इज़ अ वन वुमन मैन। ठीक है, ऐसी प्रिजम्पशन होती है। तो अगर वो कहीं पे भी किसी और के साथ रिलेशन बनाता है तो मॉरली वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इमोरल हो गया। अब इमोरली अगर उन्होंने कोई भी अग्रीमेंट बनाया तो दैट इज़ ऑल्सो वॉइड। ए अग्रीज टू लेट हर डॉटर हायर टू बी फॉर कॉन्क्यूबिनेज, द अग्रीमेंट इज़ वॉइड बिकॉज इट इज़ इमोरल। अगर आप अपनी बेची दे रहे हो प्रोस्टिट्यूशन के लिए तो वो एक इमोरल है। ठीक है, अब एक केस है आर वर्सेस हिकलिन का।
इसमें इन्होंने हेल्ड किया था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दैट एनी मैटर विच इज़ लाइकली टू डिप्रेव और करप्ट दोज माइंड्स विच आर ओपन टू इन्फ्लुएंसेस ऑफ दिस सॉर्ट। सो ये कहता है इस केस में सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी के माइंड को करप्ट कर सके या गलत दिशा में या गलत चीज़ों के लिए, ठीक है, वो गलत सबका अलग अलग होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो भी गलत है अगर उसके तरफ माइंड इन्फ्लुएंस होता है या आपका करप्ट होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ देख के कोई ऐसी पब्लिक में एक्ट कर रहा है जिसको देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, या आपको भी वैसा कुछ करने का मन हो रहा है, तो उन चीज़ों को हम बोलेंगे कि वो ऑब्सीन है या वो इमोरल है। फिर आपका आता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कि भैया एनिमी के साथ धंधा करना, बिजनेस करना। फॉल्स एविडेंस, कोर्ट में गलत गवाही देना पैसे लेके। मैरिज तोड़ने के एग्रीमेंट बनाना। अग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन टू स्टॉप एन एग्रीमेंट वेयर द पार्टीज हैव अग्रीड टू स्टॉप द प्रोसिक्यूशन इज वॉइड, कि भाई दोनों पार्टी ने अग्री कर लिया कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन, मैंने तुम्हारे अगेंस्ट जो केस कर रखा था, प्रोसिक्यूशन मीन्स क्रिमिनल में यूज़ करते हैं कि तुम्हारे अगेंस्ट जो मैंने केस किया हुआ था अब मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, तो वो आपका अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। जैसे कि ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन विच ही हैज़ इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी। ए ने बी के अगेंस्ट केस किया हुआ था क्योंकि बी ने उसके घर पे रॉबरी करी थी। बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू, और बी ने क्या बोला कि ठीक है जो भी मैंने सामान रॉब किया था, आपके वहाँ से लेके गया था, चुरा के लेके गया था, वो सारा सामान मैं रिस्टोर कर दूंगा। ये अग्रीमेंट वॉइड है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन, किसी के अगेंस्ट केस ख़त्म करने का अगर आप अग्रीमेंट बनाते हो तो वो आपके अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, जो कि हमारे अलाउड नहीं है, और वैसे अग्रीमेंट्स आपके वॉइड होते हैं। अब जैसे देखिए, A promises to obtain for B an employment in the public service and B promises to pay 1000 rupees to A. The agreement is void. अब यहाँ पर उसने क्या बोला कि भैया मुझे सरकारी नौकरी दिला देना। वो कहता है ठीक है सरकारी नौकरी तो दिला दूंगा लेकिन 1000 रुपये लूँगा। अब यहाँ पर आपका अग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि कंसिडरेशन जो है वो इसके लिए अनलॉफुल है, ठीक है। A, B and C enter into an agreement for the division among them of gains acquired or to be acquired by them by fraud. अब A, B, C ने क्या बोला कि जो भी हमने धोखेधड़ी से पैसा कमाया होगा वो सारे हम मिलकर आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो ये अग्रीमेंट भी आपका वॉइड है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी, A promises to maintain B's child and B promises to pay A 1000 rupees. A ने बोला कि मैं बी के बच्चे का ख्याल रखूंगी और बी ने बोला कि उसके बदले में तुम्हें 1000 रुपया दूंगा। हेयर द प्रॉमिस ऑफ ईच पार्टी इज़ द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी। अब यहाँ पर जो प्रॉमिस है वो एक दूसरे के काम के लिए या काम के बदले में दिया गया है, तो दीज आर लॉफुल कंसिडरेशंस। तो ये आपकी लॉफुल कंसिडरेशंस है। अब आपका आता है नेक्स्ट सेक्शन, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। अभी तक हमने देखा कि वहाँ पे कंसिडरेशन या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ कंप्लीट में अनलॉफुल आ रहा है, तो आपने उसको टोटली वॉइड कर दिया। अब ये कहता है कि कोई छोटा सा हिस्सा ऐसा हो सकता है आपके अग्रीमेंट में जो कि वॉइड हो या जो कि अनलॉफुल हो, तो उस वाले सर्कमस्टांसेस में हम कैसे डील करेंगे वो हमें सेक्शन 24 बताता है। वे टू प्रोमिसेस आर मेड बाय वन ऑफ द प्रोमिसर one of which is lawful and another is unlawful. Single consideration is given by the promisee then. अब ये क्या कहता है कि दो वादे करे, एक तो लॉफुल है दूसरा अनलॉफुल है, और दूसरे पार्टी ने, होता ना ए और बी, तो ए ने किया एक अनलॉफुल और एक लॉफुल। अब बी ने इसके बदले सिंगल कंसिडरेशन दे रहा है, मतलब वन कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, अलग नहीं हो पा रही। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट लॉफुल कंसिडरेशन फ्रॉम अनलॉफुल देन पार्ट ऑफ द प्रॉमिस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉफुल कंसिडरेशन विल बी वैलिड। अभी क्या कहता है, अगर हम इस अनलॉफुल और लॉफुल को अलग कर सकते हैं तो ये वैलिड होगा। अगर हम इसे अलग नहीं कर सकते, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट लॉफुल फ्रॉम अनलॉफुल देन होल ऑफ द प्रॉमिस शैल बी वॉइड। अगर नहीं अलग कर सकते
तो हम सारे के सारे को वॉइड कहेंगे। अब मान लो आप जैसे कुछ चावल है या आटा है, ठीक है, अब आटे को मिट्टी में मिल गया, आटा और मिट्टी को आप अलग नहीं कर सकते, तो जब अलग नहीं कर सकते हो तो उन केसेस में आपका पूरा का पूरा आटा वेस्ट हो गया, तो वो वॉइड हो गया। लेकिन अब चावल और मिट्टी अगर मिल जाती है तो चावल और मिट्टी को आप अलग कर सकते हो, और अगर आप उनको अलग कर सकते हो तो आप उन्हें अलग कर लोगे और लॉफुल वाली चीज़ को रख लोगे, और अच्छी नहीं जो चीज़ है या जो मिट्टी है उसको आप निकाल दोगे, और वो वाला पार्ट आपका वॉइड हो जाएगा। अब जैसे कि एक बहुत ही इजी और अच्छा एक केस है, एलिस मैरी हिल वर्सेस विलियम क्लार्क। द प्लेंटिफ, अ मैरिड वुमन, agreed to live in adultery with defendant and also to serve him as his housekeeper। अब उसने क्या बोला कि मैं अडल्ट्री में भी रहूँगी। अडल्ट्री मतलब इलेजिटिमेट रिलेशनशिप, ठीक है, जो हमारे समाज में नाजायज़ भी कह सकते हैं जिनको, ठीक है, उन रिलेशन में मैं डिफेंडेंट के साथ रहूँगी और साथ ही में उसके घर की साफ़ सफाई भी करूँगी, हाउस कीपिंग भी करूँगी। 2 चीज़ों के लिए उसने वादा कर दिया। डिफेंडेंट ने बोला ठीक है मैं तुम्हें 50 रुपये पर मंथ दूंगा। अब यहाँ पर सिंगल कंसिडरेशन आई, इनको हम अलग नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते अडल्ट्री के लिए कितना पैसा है और हाउस कीपिंग के लिए कितना पैसा है, तो टोटल का टोटल अग्रीमेंट आपका वॉइड हो गया। अब यहाँ पे अगर अग्रीमेंट में ये लिखा होता कि 30 रुपये अडल्ट्री के लिए और 20 रुपये हाउस कीपिंग के लिए, तो द अग्रीमेंट वुड हैव बीन वॉइड एज टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अडल्ट्री वाले पार्ट को हम वॉइड कर देते, लेकिन हाउस कीपिंग वाले पार्ट को हम इंटैक्ट रख लेते, अपने पास रख लेते। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि अगर हम अलग अलग कर सकते हैं तो हम अलग अलग करेंगे और लॉफुल वाले पार्ट को रख लेंगे और अनलॉफुल वाले पार्ट को वॉइड करा देंगे। अगर हम अलग अलग नहीं कर सकते तो टोटल का टोटल हमारा जो सिस्टम है वो हमारा डस्टबिन में जाएगा। जैसे कि देखिए सेक्शन 24, अग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। तो अगर कहीं पर भी वैसे आपका क्वेश्चन आता है कि अनलॉफुल इन पार्ट है, तो वहाँ पर आप आंसर क्या लिखोगे, तो वॉइड आएगा एक फर्स्ट इंस्टांस में। If any part of a single consideration for one or more objects or any part of one of several considerations for a single object is unlawful, the agreement is void। ठीक है, तो अगर कोई भी किसी भी चीज़ के लिए सिंगल कंसिडरेशन है तो वहाँ पर हम उसे टोटल को वॉइड कर देंगे, आपका जो अग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। इलस्ट्रेशन देखिए, ए प्रोमिसेस टू सुपरिटेंड ऑन बिहाफ ऑफ बी अ लीगल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिगो। ठीक है, ए प्रॉमिस करता है कि भैया मैं तुम्हारे हिसाब तरफ से ना सारा सुपरविजन करूँगा, अच्छी तरह से ध्यान रखूँगा, और साथ ही मैं इलीगल ट्रैफिकिंग जो है उसका भी ध्यान रख लूँगा। अब बी ने बोला कि ठीक है मैं तुझे 10,000 रुपये सालाना दूंगा सैलरी। अब यहाँ पर सिंगल कंसिडरेशन आ रही है ना, देखो 10,000 रुपये दोनों कामों के लिए, तो इसका मतलब द अग्रीमेंट इज़ वॉइड, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए इज प्रॉमिस एंड द कंसिडरेशन बीइंग इन पार्ट अनलॉफुल। ठीक है, अगर सुपरविजन की बात होती वहाँ तक लॉफुल था, लेकिन इलीगल ट्रैफिकिंग वाली बात होगी वहाँ पर आपका अनलॉफुल आ गया। उसने सिंगल कंसिडरेशन दी, 10,000 रुपये टोटल दे रहा है वो दोनों कामों के लिए, हम अलग अलग नहीं कर सकते, चावल और मिट्टी नहीं है, ये आटा हो गया है, तो यहाँ पर सारे के सारे को हम अनलॉफुल बोलेंगे और उसे वॉइड डिक्लेयर करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।